नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये प्रॉपर्टी गुरु इज पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। जी हां, हर हफ्ते हम प्रॉपर्टी गुरु में आपके साथ ढेर सारी बातचीत करते हैं, खास तौर पे आपके सवालों के जरिए लेते हैं आपके सवाल और फिर उस हिसाब से हम जवाब देते हैं और बहुत सारी बातें हमें पता चलती है रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। इस हफ्ते भी बातचीत तो होगी लेकिन एक अलग अंदाज में। जी हाँ, क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा ये साल रियल एस्टेट के लिहाज से। 2022 का शुरुआत अलग तरीके से, अंत अब अलग तरीके से होने जा रहा है और बहुत कुछ घट गया इस बीच। ढेर सारे रिकॉर्ड्स बने हैं बिक्री के और रियल एस्टेट ने पूरा एक नया ही नज़ारा देख लिया अपने अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना पहला और नया घर खरीदा है, बहुतों ने शायद घर बदला होगा, निवेश के भी अब मन में ख्याल आ रहे होंगे। तो यही सारी बातचीत आज हम करेंगे कि 2022 कैसा रहा रियल एस्टेट के लिहाज से और अब इस आधार पर हम 2023 की भी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे कि ये साल कैसा रहेगा। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में एक खास मेहमान को। वैसे आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं लेकिन फिर भी आपका परिचय करा दे। अरविंद नंदन साहब, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टिंग, सेविल्स इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। जैसा मैंने कहा कि पिछले 2-3 साल वैसे रियल एस्टेट के लिए अलग तरीके के रहे। जब पैंडेमिक आया, कई बार हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब पैंडेमिक कह सकते हैं कि लगभग समाप्त है और ये साल पैंडेमिक मुक्त ही रहा, जहां पर हमने काफी सारी चीजें होती हुई देखी। 2022 को अगर हम रियल एस्टेट के लिहाज से देखें, आपको ये साल कैसा लगा? 2022 मेरा ख्याल है मोटे तौर पर हम 2 हिस्सों में बांट के देख सकते हैं विपिन जी। और वो 2 हिस्से बड़े आसान से 2 हिस्से हैं। आप पहला हाफ साल का ले लें और दूसरा हाफ जो अब खत्म होने पे है जी। तो जो पहला हाफ है उसकी जब शुरुआत हुई थी तो एक थर्ड वेव की सडनली एक मेरा ख्याल एक स्केयर पैदा हुई थी, लेकिन वो फिर बड़ी जल्दी सबसाइड हो गई और उसके बाद से रियल एस्टेट में जो उठान आया वो बहुत पॉजिटिव रहा। चाहे आप कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें, रेजिडेंशियल में सेल्स की बात करें, तो हर लहजे से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छा रहा जी। सेकेंड हाफ में भी जो थर्ड क्वार्टर था सितंबर तक का, उसमें काफ़ी अच्छा था। अब जाकर कमर्शियल रियल एस्टेट में थोड़ी सी उलझन की स्थिति लगता है पैदा हो रही है, लेकिन अभी परमानेंट है या नहीं कह नहीं सकते। रेजिडेंशियल का जहाँ तक सवाल है, ये लगातार बढ़ता रहा है। इनफैक्ट एक बहुत सरल सा आंकड़ा है, छोटा सा आंकड़ा है कि शुरू के 3 क्वार्टर्स की अगर हम सेल देखें तो ये पिछले पूरे साल की सेल से ऊपर हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से। और शायद हम गहराई से आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन कुछ आंकड़े या रिपोर्ट्स ढेर सारी हैं क्योंकि अब साल का अंत है। तो मैं ये भी देख रहा था कि एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा और इसी वेलोसिटी से सेल्स चले तो ये साल जब हम क्लोज कर रहे होंगे और आंकड़े फाइनल हमारे पास होंगे तो शायद 2014 का जो पीक था उसको भी ये पीछे छोड़ देगा। कुछ 2.5 लाख से ऊपर के ज्यादा के सेल्स रेजिडेंशियल में। लेकिन थोड़ा जैसा आपने कहा, हम और बारीकी से इसके अंदर जाते हैं कि जो एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला वो ये कि इससे पहले अगर हम बात करें पैंडेमिक या प्री पैंडेमिक, तो अफोर्डेबल सेगमेंट सब कुछ ड्राइव कर रहा था। डिमांड भी थी और उस तरह से सप्लाई भी आ रही थी। लेकिन अभी जो घर बिके हैं उसमें ज्यादा करके मिड, प्रीमियम, लग्जरी, इन्होंने सेल्स ज्यादा कैटर किए हैं और साथ में ये भी कि लॉन्चेस भी हम देख रहे हैं तो इसी कैटेगरीज में ज्यादा होते नजर आए। तो ये जो शिफ्ट है, इसके पीछे का कोई खास कारण आप देखते हैं? 2-3 वजहें दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि पिछले 2-3 साल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है वो अफोर्डेबल के ऊपर ही चल रहा था और ये एक तरह से बहुत अच्छा सिग्नल था मार्केट में, क्योंकि हमने एक ओवर प्राइस मार्केट देखा था 6-7 साल पहले, वहाँ से शिफ्ट होकर ये अफोर्डेबल की तरफ आ गया। अब जो मार्केट दिखाई पड़ता है इसमें मिड सेगमेंट, यानी कि आप कह लें 50 लाख से 75-80 लाख तक की जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ी सेगमेंट अब बन चुकी है। और ये शिफ्ट न सिर्फ मिड सेगमेंट पर है बल्कि धीरे धीरे जो अपर सेगमेंट जिनकी आपने बात की, प्रीमियम और लग्जरी, उनमें भी सेल बढ़ रही है। ये बड़ी आसानी से 2 चीज़ें दिखाता है विपिन जी। सबसे पहले तो ये कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो शायद अभी तक नब्स को जांचने परखने की कोशिश में थे, अब उनका कॉन्फिडेंस लौट आया है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का समय अब ठीक हो चला है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये भी कारण है कि जो बहुत सारी हमारी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये दोबारा जागृत होने सी लगी हैं और ऐसा दिखाई पड़ने लगा है कि अब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने को दोबारा तैयार हुए हैं। इसके पीछे पॉलिसी का भी हाथ है, इसके पीछे जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का भी हाथ है। कमजोर रुपया रहा बीच में। जी हाँ,
तो सारी आपकी जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये माहौल बनाती हैं। पर बिल्कुल कमोबेश जैसा आपने कहा कि मिड सेगमेंट का डोमिनेंस अब क्लियर दिखाई पड़ने लगा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं मिड सेगमेंट और उससे एक लेयर नीचे को अगर इकट्ठा देखूँ तो वो अकेला ही करीब 65-70% मार्केट का हो चुका है अब। और धीरे धीरे ये शिफ्ट जो है प्रीमियम और लग्जरी की तरफ भी जा रहा है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, अगर इसे बहुत छोटे में समराइज करना हो, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है, और खासकर वो इन्वेस्टर जो ईएमआई डिपेंडेंट नहीं है बहुत ज्यादा, जो ईएमआई डिपेंडेंट है उनकी अलग कहानी होती है, जो नॉन ईएमआई डिपेंडेंट है उनकी एक अलग अप्रोच होती है। तो नॉन ईएमआई डिपेंडेंट सेगमेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस जो अब मार्केट में बहुत साफ साफ परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, ये एक तरह से उसका एविडेंस है, आप कह सकते हैं। राइट। तो ये नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या रियल स्टेट में फिर से निवेश करने का वक्त आ गया? आपने कहा इसे 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ईएमआई की कोई जरूरत नहीं है, लोन लेके वो निवेश नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो लोन लेके कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा आगे टच करता हूं, लेकिन उससे पहले 2-3 अहम सवाल। एक इंपॉर्टेंट फिगर और है जो देखने में आया रिपोर्ट्स के अंदर, वो ये कि जो सेल्स हुई हैं उनकी 50% से ज्यादा जो सेल्स आई हैं वो ब्रांडेड कंपनियों से आई है। यानी जिस शिफ्ट की हम बात करते थे कि रेरा आएगा तो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हटेंगे, ज्यादा करके जो बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो ब्रांडेड या लिस्टेड कंपनियां हैं उनका एक प्रभुत्व आएगा, और शायद वो अब परिलक्षित भी हो रहा है नंबर्स में। क्या आप मानते हैं कि ये एक पूरा चेंज है जो हमें शायद हो सकता है 4-5 साल में दिखता, लेकिन पैंडेमिक के कारण जल्दी दिखने लगा? देखिए, ये बिल्कुल ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या कह सकते हैं चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जो धीरे धीरे भारत के रियल एस्टेट मार्केट को मैच्योरिटी की तरफ ले जा रही हैं, और ये दिखाई पड़ रहा है। रेरा एक बहुत अहम वाटरशेड मोमेंट था, आप कह सकते हैं। रेरा से मार्केट में जो अनवांटेड या डिसऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स थे वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगे। उसके बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट की क्लींजिंग हुई है, जो फाइनेंशियल इनेबलर्स हैं उनकी क्लींजिंग हुई है, तो अब नेचुरली जो बायर है वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है या जाता हुआ दिख रहा है जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचते हैं। अब रियल एस्टेट में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हर साइट अलग होती है, हर एनवायरनमेंट अलग होता है, लेकिन ब्रांडिंग जो है वो काफ़ी हद तक उस कमी को पूरा करती है। तो ब्रांडेड डेवलपर्स आपको एक तरह की गारंटी देते हैं या एक तरह का आश्वासन देते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स में बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक मिलेंगी, आपको कई चीज़ों की जो शिकायतें हैं वो नहीं आएंगी तो उनको एड्रेस किया जाएगा, या अथॉरिटीज़ के पास आप जाकर उन्हें एड्रेस करा सकते हैं। तो ये अश्योरेंस जो है प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस दिखाता है। और जैसे जैसे भारत का मार्केट रेजिडेंशियल का मैच्योर हो रहा है, प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नेचुरल है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। इसका एक और दूसरा पहलू है जो शायद आगे दिखाई पड़ेगा, मैं एक तरह से आप कह सकते हैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि जो प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट आती हैं या आने वाली हैं, ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगी, और उसमें कई सेगमेंट हो सकते हैं। रेंटल हाउसिंग हो सकती है, स्टूडेंट हाउसिंग हो सकती है, सीनियर लिविंग हो सकती है, रेजिडेंशियल के ही कई प्रकार हैं ये। तो अब अगला पहलू जो दिखाई पड़ना चाहिए हमें वो ये होना चाहिए कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्राइवेट इक्विटी की आती हैं, वो भी इनकी तरफ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल हमारी जो ट्रेन है, जो गाड़ी है, सही दिशा में जा रही है कि अब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और एक तरह से इससे पूरी इकोनॉमिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। लोग जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी चीज़, जैसा आपने कहा, वक्त पे डिलीवरी और ये तमाम चीज़ें, और मार्केट क्लीन रहेगा। और दूसरा वो रहेगा तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए या उसका जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर फॉरेन इक्विटी आती हुई हमको अच्छी क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट्स इसमें आती हुई दिखाई देंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा है, खरीदारों के लिए भी और घर बनाने वालों के लिए भी। एक और प्रश्न अरविंद जी जो मेरे जहन में काफी घूमता है इन दिनों, कि हम 8-10 साल से या उससे भी लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट को आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बार हमने सोचा कि अब रियल एस्टेट मार्केट चेंज होगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन या चेंजेस आए भी, कभी थोड़ा बहुत ऊपर कभी थोड़ा बहुत नीचे। फिर हमने देखा सीरीज ऑफ इवेंट हुई, जिसमें से एक रेरा, फिर जीएसटी, फिर नोटबंदी, उसने तो मार्केट को बुरी तरह हिट किया। लेकिन फिर हमने देखा पैंडेमिक आया, और जो किसी को उम्मीद नहीं थी वो कमाल हुआ कि जो ऑलमोस्ट कॉफिन इन द नेल होना चाहिए था उसकी जगह उल्टा हो गया कि रिजरेक्शन देख लिया आपने किसी चीज का। तो क्या अगर ये घटना नहीं घटती, ये मेरे मन में सवाल आता है कि पैंडेमिक नहीं आता। देखिए, हम कहते थे डिमांड हमेशा से मार्केट में, अगर आप सही प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे तो बिक जाएगा, बातें होती थी, होता कुछ नहीं था। लेकिन जब ये घटना घटी
तो ऐसे लोग भी आ गए जो मिलेनियल्स की हम बात करते हैं कि जो घर नहीं खरीद रहे थे, उनको घर की महत्ता पता चली, वो खरीदने आ गए। इंटरेस्ट रेट भी आपके हिसाब से हो गए। जो घर बेचने वाले थे उनके भी माइंडसेट में थोड़ा सा अंतर आया कि नहीं भाई मुझे बेचना है, मैं होल्ड नहीं करूंगा। तो ये सब कुछ ट्रिगर हुआ। अगर ये ना होता तो क्या हम ये सारी बातचीत ना कर रहे होते? ये बड़ा कठिन है कहना कि क्या होता तो क्या होता या क्या ना होता। नहीं मतलब ये पैंडेमिक अगर ना आता, वहां से जो माइंडसेट चेंज हुआ, खरीदार का भी, बनाने वाले का भी, बेचने का भी, फिर इनेबलर्स आ गए कि इंटरेस्ट रेट थोड़े से सॉफ्ट हो गए या गवर्नमेंट ने कुछ अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे दिए, सब एक साथ क्लब हुआ। तो ये एक ऐसी क्या कहूं भौगोलिक घटना घट गई जो ब्रह्मांड में ना घटती तो फिर हम नहीं ये हम कह सकते हैं बिल्कुल कि देखिए, वैसे तो मार्केट धीरे धीरे इस रियलाइजेशन पे आ गया था कि वो एक खास तरह के प्रोडक्ट्स और बहुत ऊंची प्राइसिंग पर सस्टेन नहीं कर सकता। और वो पैंडेमिक के 2-3 साल पहले से वो करेक्शन हो रही थी, लेकिन वो बहुत प्रबल नहीं थी या बहुत प्रमुखता से दिखाई नहीं पड़ती थी। जैसा आपने कहा, पैंडेमिक ने आकर एक तरह से पूरे मार्केट के सारे प्लेयर्स की चूलें हिला दी जी। तो जितना भी डाउट बचा था मन में कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, किस सेगमेंट में होना चाहिए, जो ना खरीदने वाले हैं उन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये सारे डाउट्स एक तरह से उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, शीशे की तरह साफ हो गया। और उसके ऊपर से आया पॉलिसी एनवायरनमेंट जिसने ये रियलाइज़ किया कि सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो भले हमारे सेंट्रल पॉलिसी के रोल रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन दिए, फिर उसके बाद जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसने सपोर्ट दिया। 4% पर हमने 1.5 साल तक इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड किया, जिसकी वजह से हमारी जो लेंडिंग रेट है होम लोन की वो बहुत माकूल हो गई, 6% के आसपास थी अगर आप देखें साल भर पहले भी। बिल्कुल। तो इन सब ने मिलकर जो डिमांड साइड था उसे काफ़ी सपोर्ट दिया है। और डिमांड साइड वैसे भी तैयार था, लेकिन उसको माकूल माहौल मिलता नहीं था। जब आपने दे दिया और मार्केट में इन्वेंट्री तो वैसे भी थी, तो उसने जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और जब उसने शुरू किया तो सप्लाई साइड का हौसला और बढ़ गया। अब ये अलग पहलू है कि सप्लाई साइड की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं इन्फ्लेशन बढ़ने से और तमाम, पर वो अलग बात है। लेकिन मजेदार बात ये देखिए कि इंटरेस्ट रेट आपने कहा 6%, अब ऑलमोस्ट हम वहां से 2% या +2% का जम देख चुके हैं, जो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन बावजूद उसके सेल्स आ रहे हैं। कीमतें भी अक्रॉस द बोर्ड ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर कह लीजिए, रॉ मटेरियल महंगा है, वो 5 से 7% सबने बढ़ाई है, भले रीजनेबल बढ़ाई है लेकिन बढ़ाई है। लेकिन बावजूद उसके अभी तक हम रिकॉर्ड सेल्स के नंबर बैक टू बैक हर महीने देख रहे हैं। जी हाँ, तो इसमें 2 चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इसने मार्केट को डिस्करेज नहीं किया, और जैसा हम पहले से कहते आ रहे थे कि जब तक ये 300-350 बेसिस पॉइंट ना बढ़ जाए बहुत कम पीरियड में, तब तक सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड साइड को इतनी इंसेंटिव्स मिल चुकी हैं कि उसका मोमेंटम बिल्डअप हो गया है, जो इस साल पूरा दिखाई पड़ रहा है। सप्लाई साइड ने भी अपनी तरफ से कीमतों में 40-45% की बढ़ोतरी, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के बावजूद सिर्फ 7-8% ही बढ़ोतरी की है एंड प्रोडक्ट में, यानी कि काफ़ी अब्जॉर्ब किया है, मार्केट को उन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो ये तो एक पार्ट हुआ। जो दूसरा पार्ट है जिस पर हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं कि अब अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया जी, और कहीं इसने 9.5-10% टच कर दिया, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हम आज से 12-13-14 साल पहले थे, जब 11.5-12% पर लेंडिंग होती थी होम लोन की। और वो शायद बहुत मुनासिब नहीं होगा। लेकिन वो अभी दूर की कहानी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पॉजिटिविटी ये है कि कल के जो आंकड़े आए हैं अभी, उसमें हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो वापस आरबीआई की टॉलरेंस रेंज के अंदर आ चुकी है। बिल्कुल। तो शायद वो दिन ना देखना पड़े। तो पहला हिस्सा तो ये है कि कीमतें बढ़ी, जो भी हुआ, लेकिन एक कंट्रोल के अंदर था और डिमांड साइड उससे कहीं डिस्करेज होकर भाग नहीं गई। अब दूसरा हिस्सा जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है वो ये कि अब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, जहाँ है इसे आप मेंटेन करें तो ये सेल जो है ये आपकी बनी रहेगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ के 9.5-10% पहुँच गया और फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ता रहा जी, तो शायद इसे बहुत दिनों तक रोके रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब मार्केट अच्छा था तो लॉन्चेस की भी एकदम बाढ़ आ गई। और रियल एस्टेट में तो ये है कि आपने आज लॉन्च किया है तो 4 साल लगेंगे और इस तरह का लंबा साइकिल रहता है। अब ये 4 साल एक बड़ा वक्त हो जाता है। ऐसे में इंटरेस्ट रेट कहाँ जाते हैं, क्या 9% 10% को टच करते हैं जैसे आप आशंका जता रहे हैं। इन्फ्लेशन अगर आपकी जेब में आग लगाएगी तो वो भी फिर एक कंसर्न आ जाता है। और अभी का जो मार्केट चला है वो हमने यही देखा है कि जो लोग लोन लेके घर खरीद रहे हैं या अपफ्रंट बायर्स हैं, जो फेंस सेटर थे, कुछ भी कह लीजिए,
वो आगे आए और उन्होंने इस मार्केट को एक पुश दिया। तो अब यहां से 2023 की जो कहानी जाएगी वो भी इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे, 19-20 थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, या फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अब बहुत कुछ निर्भर होगा? जितने अच्छी तरीके से हमने एक कमबैक देखा था, शायद एक फुल स्टॉप भी लगता हुआ देखें। नहीं, फुल स्टॉप लगता हुआ तो नहीं देखता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे मोमेंटम पे आ चुके हैं मार्केट में, और ये शायद बिगड़ेगा नहीं जब तक कि कोई बहुत बड़ी अनदेखी घटना ना हो जाए। अनदेखी घटनाएं दो हुई हैं पिछले 2-3 सालों में। एक तो पैंडेमिक हम सब जानते हैं, दूसरा जो यूरोप में इस साल युद्ध छिड़ गया और उसने धीमे धीमे करके बहुत सारे डिसरप्शंस पैदा किए। ये दोनों ही एक तरह से अनदेखी घटनाएं थी, लेकिन मार्केट ने इन सब चीज़ों को फैक्टर इन कर लिया है अब, और उसके बावजूद हमारी, आप इस साल देखें तो सेल हर क्वार्टर में करीब 85-86 हज़ार यूनिट्स की है टॉप 6 सिटीज़ के अंदर। कलकत्ता को भी अगर मिला लें तो 88-89 हज़ार के आसपास की सेल होती है। और अब अगर इससे बहुत नीचे मार्केट को जाना होगा तो कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना होगी तभी जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। आरबीआई बहुत हद तक सक्सेसफुल है अपने मिशन में कि उसे जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल में रखना है, और अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं बगैर इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, तो मैं नहीं समझता कोई कारण है कि सडनली हमारा मार्केट गिर पड़ेगा या ये मोमेंटम बिगड़ और आई थिंक जाएगा। उनके जहन में भी ये बात होगी कि जो सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है या जो सेक्टर इतने समय बाद रिवाइव किया, और अकेला हाउसिंग नहीं, और 10 सेक्टर होते हैं जो इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होते हैं या पूरी इकोनॉमी, तो शायद वो भी उसको धकेल के, जब तक कि जैसा आपने कहा कि अब कोई दुर्घटना ही ना घट जाए, शायद वहां तक ले जाने की कोशिश ना करे। एक जगह वो फुल स्टॉप लगाएंगे। बहुत सारे कारण होंगे। अब क्विकली 2 सवाल मेरे रहेंगे आपसे। पहला तो ये कि जिन्होंने घर खरीद लिया उन्होंने तो ठीक, लेकिन जो अब ये सारी परिस्थितियां देख रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो उनके मन में असमंजस है, उनके लिए क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए, और जो उनकी सोच बदल गई कि नहीं मुझे घर चाहिए, एक सेफ्टी पैकेट चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ले लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए। देखिए, अगर इस इंतज़ार में बैठे रहें कि पता नहीं वापस 6% पे लेंडिंग रेट आ जाए, तो आप पता नहीं कितना इंतज़ार करेंगे। आज भी जो लेंडिंग रेट है ये काफ़ी अच्छी लेंडिंग रेट है। आप देखें तो जैसा मैंने कहा 14-15 साल पहले लोग 12% पर भी होम लोन ले रहे थे, तो आज वो स्थिति नहीं है, शायद आए भी नहीं। तो इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार करना नहीं चाहिए। अभी तक अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जनरली अभी भी पॉलिसी का जो अप्रोच है वो काफ़ी फेवरेबल है होम परचेजेस की तरफ, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मार्केट में इस समय प्राइसेस उतनी बढ़ी नहीं है जितनी बढ़ जाया करती थी। इससे पहले के वर्षों में साल भर में 15% की इंक्रीज होती थी, अभी तो बमुश्किल 5-7% की इंक्रीज हुई है। और वो भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे डेवलपर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं। इवन बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि 2 साल तक हम आपको उतना सबवेंशन खुद दे देंगे, मतलब वो भी बेचना चाह रहे हैं। जी, डेवलपर्स का एंगल सबसे बड़ा है, यानी कि सप्लाई साइड का। जैसा मैंने पहले कहा, इनपुट कॉस्ट कई मामलों में 40-45% भी बढ़ी है। आप एल्यूमिनियम लें, स्टील लें, सीमेंट लें, कॉपर लें, HRC लें, सबकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने पास ऑन नहीं किया है इसको, और जब तक वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं तब तक कीमतें बहुत तेज़ी से नहीं भाग रही हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठा लेने में ही समझदारी है, बशर्ते आपकी बाकी चीज़ें ठीक ठाक हों, आपके फाइनेंसेस अरेंज हो, आपका निकट भविष्य जो है वो सिक्योर हो, तो कर लेना बेटर है। क्योंकि अगर आप कहीं रुके रहे 6-8 महीना और उसके बाद फिर कहीं स्थिति कंट्रोल से बाहर गई तो इंतजार और लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, आखिरी सवाल, और वो ये कि क्या, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि घर खरीदना तो एक बात हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों के अब सवाल आ रहे हैं। मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी गुरु में जब हम लेते हैं तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं निवेश करूं, ये मैं खरीदना चाहता हूं। तो आपने शुरू में 2 कैटेगरी अलग अलग बता दी, लेकिन क्या निवेश करने का वक्त आ गया रियल एस्टेट के अंदर? निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझता हूँ जब कीमतें कंट्रोल में हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। हमें ये नहीं पता होता कि किस समय के बाद कीमतें बहुत तेज़ी से भागेंगी, और शायद आप उस समय अगर उसको पकड़ने जाएं तो पकड़ ना पाएं। तो जिस वक्त कीमतें बॉटम आउट होने के बाद से थोड़ी थोड़ी उठने लगी हैं, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। बॉटम पहचानना तो शायद किसी के बस का नहीं है संसार में, लेकिन जब उठने लगती हैं तब वो साइन डेफिनेटली क्लियर होता है। तो आज वो समय है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर हों, प्रीमियम के हों, अफोर्डेबल के हों, तो इस समय इन्वेस्ट करना और उसका इंतज़ार करना 1-2 साइकिल से मेरा मतलब है 7 साल, 10 साल, 15 साल, वो समझदारी का फैसला होगा। आप इस फिराक में तो ना रहें जैसा हम पहले कहते थे
कि आज इन्वेस्ट किया तो 3 साल बाद डबल हो जाएगा, फिर मैं हाँ, उसे वो बेच तो दूंगा। खैर, अब शायद तो वो मिट्टी से सोना बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, इन्वेस्टर भी समझ रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर बिल्कुल बाहर हो गए थे, इवन मैं आम लोगों की भी बात कर रहा हूँ, उनके मन में भी ये विचार अब दोबारा आने लगे कि मुझे अपना पैसा रियल एस्टेट में। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो देखिए इन्वेस्टर दो तरह के हैं, एक वो हैं जो रियल एस्टेट में हार्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा रीट्स वगैरह भी हैं। हाँ। कुछ नए रीट्स आने वाले हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी तो आप मौका- दोनों तरह से कर सकते चलिए, क्योंकि बातचीत तो रियल एस्टेट पे ऐसी कि निकले तो आप घंटे वो बात करते रहिए। रीट्स आपने एक नया चीज दिया, इस पे तो पूरा एक एपिसोड और लगेगा। लेकिन हाँ, जो कि जिस चर्चा के लिए हम बैठे थे कि जरा देखें कि 2022 कैसा गया और यहाँ से 2023 की क्या तस्वीर बनेगी, तो आई थिंक वो बातचीत एक ठीक ठाक हमने कर ली है। तो बहुत शुक्रिया अरविंद जी, काफी अच्छी बातचीत है। आई होप कि दर्शकों को भी इस बातचीत से काफी ज्यादा समझने और जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो हमने रियल एस्टेट में देखा। अब इसको जितना अच्छी तरह जान ले, समझ ले, उतनी ही एक क्लैरिटी से हमें दिखाई देगा कि आगे हमें क्या करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो घर खरीदने की बात हो, या इनफैक्ट जिन्होंने घर खरीद भी लिए हैं हाल फिलहाल में, उनके भी मन में बहुत सारी दुविधाएं और सवाल होते हैं। तो आगे की क्या पिक्चर बन रही है वो यहाँ से साफ दिखाई देगी। तो सर, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, जी, आपको अग्रिम भी और शुभकामनाएं। दर्शकों को भी। बिल्कुल। तो चलिए, इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु के स्पेशल एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। रेगुलर एपिसोड्स में आपसे लगातार बात होगी, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।